Hello everyone. Today we'll start with the pharmacology of peptic ulcer disease, that is PUD. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसकी फिजियोलॉजी के बारे में देखा कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है किन फैक्टर्स की वजह से होता है, और हम लोगों ने देखा पैराइटल सेल्स में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं HCl की सिक्रीशन को. और नाउ विल स्टडी विद द ड्रग्स. पहला आता है एंटासिड्स. एंटासिड्स नाम से पता लग रहा है कि एसिड्स के अगेंस्ट है ये, तो ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एसिड्स के साथ और उसे न्यूट्रलाइज करेंगे. ओके अब ये जो एंटासिड्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, दैट आर सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक. क्या फ़र्क है सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक में? जो सिस्टेमिक वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, और ये जो नॉन सिस्टेमिक हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होते. उससे सिस्टेमिक नॉन सिस्टेमिक में क्या फ़र्क आया? जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, लेकिन नॉन सिस्टेमिक वाले एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इसीलिए वो वहीं पे रहते हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, दैट इज स्टमक से वो सर्कुलेशन में नहीं जाते, एब्जॉर्ब नहीं होते. अब हम लोग बात करते हैं सिस्टेमिक की. सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकेंड वन इज कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये हमने देखा कि सॉल्ट्स हैं ये. अब ये जो सॉल्ट्स हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम लोगों ने HCl के साथ रिएक्ट करवाया. बेसिकली बेकिंग सोडा लिया, उसे हमने रिएक्ट करवाया HCl के साथ. अब उसने क्या किया, उसने सोडियम क्लोराइड बनवा दिया, NaCl बन गया, साथ में वाटर बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. सिंपल रिएक्शन हुई है. अब इसमें से जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या करता है, हमने यहाँ पे बात किया कि सिस्टेमिक का मतलब है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. तो इसमें से जो सोडियम क्लोराइड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से अगर सोडियम क्लोराइड हमारी सर्कुलेशन में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू अपना वाटर को अपने साथ लेके जाता है. तो दैट इज़ कि वो फ्लूइड की रिटेंशन करता है. तो सोडियम क्लोराइड विल लीड टू फ्लूइड रिटेंशन. अगर आपको हाइपरटेंशन है या कोई कार्डियक हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू शुड नॉट यूज़ इट. हाइपरटेंशन में जिसमें ऑलरेडी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को सॉल्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को, तो उसमें अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड बन रहा है बिकॉज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो दैट विल एग्जैजरेट द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर. सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक गैस है, तो वो क्या कॉज करेगी, बेल्जिंग इज़ नथिंग, इट इज़ अ सेकेंड वर्ड फॉर बर्पिंग. तो बर्पिंग ऑब्वियसली क्योंकि हमारे स्टमक में गैस बनेगी बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट गैस विल इरप्ट आउट ऑफ द माउथ एज अ बर्प, एंड दैट इज नोन एज बेल्जिंग. ओके, देन वाटर. तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी सोडियम बाइकार्बोनेट में. सेकेंड वन इज कैल्शियम कार्बोनेट. अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या करेगा, हाइपरकैल्सीमिया या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. अब जो सिस्टेमिक वाले में एक बात है कि जो अनरिएक्टेड स्पीशीज़ बचती हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम, तो कैल्शियम अगर बच जाता है तो दैट विल लीड टू हाइपरकैल्सीमिया, क्या कैल्शियम बढ़ जाना, साथ में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. क्यों? क्योंकि अनरिएक्टेड कोई एल्कली बची, तो वो एल्कली जो है वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एल्कली अगर हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज कर जाए तो दैट विल लीड टू एल्कलोसिस. तो ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज कर सकता है अगर ये ज़्यादा डोज में हो. तो अगर हम ज़्यादा डोजेस में देते हैं या फिर रीनल इनसफिशिएंसी में देते हैं, रीनल इनसफिशिएंसी में देना मतलब कि वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो दैट विल लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. और हमने इसमें मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम क्यों बोला है इस केस में, स्पेसिफिकली कैल्शियम कार्बोनेट के केस में? क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है वो मोस्टली हम लोग मिल्क से लेते हैं, तो जो लोग ज़्यादा मिल्क लेते थे तो क्या हुआ कि कैल्शियम ज़्यादा हुआ, तो दैट इज़ हाइपरकैल्सीमिया, और बिकॉज उनके पास अनरिएक्टेड एल्कली था तो दैट लेड टू एल्कलोसिस. तो उन्होंने कंबाइन कर दिया मिल्क एल्कली सिंड्रोम कि कैल्शियम इंक्रीज हुआ तो दैट इज़ हाइपरकैल्सीमिया, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का उन्होंने एल्कली ले लिया, तो मिल्क एल्कली सिंड्रोम. देन कम्स नॉन सिस्टेमिक. नॉन सिस्टेमिक में क्या है कि ये दो टाइप्स का होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिलीज़ करके AlCl3 वाटर इसमें MgCl2 और वाटर बना देगा. इसमें हमने क्या देखा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सिस्टेमिक में बन रही थी वो नहीं बन रही है. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही, इसका मतलब है कि नो बेल्चिंग, मतलब नो बर्पिंग विल बी देयर, कोई बेल्चिंग नहीं होगी.
लेकिन इन दोनों में कुछ ADR होते हैं। इसके ADR हमने पढ़े कि ये एब्जॉर्ब होकर फ्लूइड रिटेंशन कॉज कर सकता है सोडियम क्लोराइड, हाइपरटेंशन में नहीं यूज़ कर सकते। साथ में जो अनरिएक्टेड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस कॉज कर सकता है। ये हमने सिस्टेमिक के ADR पढ़े। लेकिन नॉन सिस्टेमिक में क्या होता है, ऑल्दो कि वो लोग एब्जॉर्ब नहीं होते, उनके कोई ऐसे ADR नहीं है, लेकिन जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैं या मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, वो ऑस्मोटिक डायरिया कॉज कर सकते हैं। और साथ में जो एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स हैं, कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि ये लोग एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ये सिक्रीट होंगे इंटेस्टाइन के थ्रू, तो ये लोग AlCl3 जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो डायरिया कॉज करेगा। इन दोनों के ADRs को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग मैगेल्डरेट, एक और ड्रग है दैट इज़ मैगेल्डरेट, वो उसके अंदर डाल देते हैं। तो इन दोनों के जो ADR हैं वो कम हो जाते हैं, मैगेल्डरेट। जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के में यूज़ हो सकते हैं, दैट इज़ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और अगर आपको हिस्टामिन के बारे में नहीं पता कि हिस्टामिन जो है वो रिसेप्टर के साथ लगकर क्या कॉज करता है, तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट की ज़रूर देखना, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि कौन कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो हैं वो हमने देखे मेन दैट इज़ साइमेटिडीन, रैनिटिडीन, फेमोटिडिन एंड नाइज़ाटिडीन। ज़्यादा नहीं करना, एक याद रख लो सिमेटिडीन, साथ में याद रख लो कि टिडीन जो हैं वो होते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं ना, टिडीन, ये याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे पहचान होती है कि वो क्लास क्या है, उनका कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं। हमने बोला था ना कि हिस्टामिन जो है वो ECL के से रिलीज़ होते हैं ना। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एक तो वो रिसेप्टर पे हिस्टामिन को नहीं लगने देते, ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा, वो जो गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन का डायरेक्ट एक्शन होता है ना हमारे सेल के ऊपर, उसको भी कम कर देते हैं। होता है लेकिन कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है इसकी H2 रिसेप्टर पे। ये लोग आ जाएं और हिस्टामिन आ जाए तो फिर ये लोग कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देते हैं उनको, ये कंपटीशन करते हैं। बायोअवेलेबिलिटी जो है इन तीनों की, जो सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, फेमोटिडीन है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी इज़ 50%। और जो नाइज़ाटिडीन है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हिपैटिक, लिवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कम है, इसीलिए इसकी BA जो है वो बढ़ सकती है। अब इसमें से जो हमारा साइमेटिडीन है वो क्या करता है, वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, ये एक हमारे ये जो मेल हार्मोन्स है बेसिकली, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, उसको एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं करने देता। जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे बाइंड होगा तभी तो आगे काम होगा, तो वो बाइंड नहीं करने देता। और साथ में वो क्या करता है, वो प्रोलैक्टिन का लेवल जो है हमारी बॉडी में इंक्रीज़ कर देता है। तो मेल्स के अंदर क्या होता है, बिकॉज एंड्रोजन नहीं बन पाता और प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए गायनेकोमैस्टिया होता है। गायनेकोमैस्टिया इन मेल्स, या फिर इम्पोटेंस भी आ सकती है मेल्स के अंदर। और साथ में हमने बोला अगर फीमेल्स के अंदर हो जाए तो प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो दैट विल लीड टू गैलेक्टोरिया, ज़्यादा ही मिल्क सिक्रीशन, गैलेक्टोरिया हो जाएगा फीमेल्स के अंदर, और गायनेकोमैस्टिया और इम्पोटेंस इन मेल्स। ये साइमेटिडीन का ADR है। So this was about antacids and H2 receptor antagonists. If you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.